नमस्कार दोस्तों, साइंस के क्लास में फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हो किसकी, रेलवे की, एसएससी की या फिर राजस्थान में स्टेनोग्राफर की, जो अभी RSMSSB की वैकेंसी है उसकी तैयारी कर रहे हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एसिड, बेस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल, क्षारक और लवण। ठीक है, कंसेप्ट कंप्लीट होगा दोस्तों। अगर ये क्लास कंप्लीट कर लेते हो तो आपको भविष्य में कभी किसी प्रकार की और क्लास लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोशिश करूंगा सब कुछ कवर कर लूँ। दोस्तों, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, हिंदी में इसको कहते हैं अपन क्या, अम्ल। बेस को बोलते हैं क्या अपन, क्षारक। दोस्तों, गलती यही करते हो आप लोग, इसको क्षार बोल देते हो। ठीक है, क्या बोल देते हो इसको अपन, क्षार, लेकिन टॉपिक क्षारक है और एक क्या है, लवण। अपन पढ़ेंगे आगे क्षारक और क्षार में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो अम्ल, क्षार और लवण, कुछ बेसिक सी डेफिनेशंस है वो आपको पढ़नी है। दोस्तों, अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वो होते हैं, बचपन से पढ़ते हैं, जो स्वाद में कैसे होते हैं, इनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। क्षारों का स्वाद कैसा होता है बताओ, कड़वा होता है। और लवण का स्वाद कैसा होता है, तीखा होता है। ठीक है, और क्या क्या अपन इसके बारे में देख सकते हैं, अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। अम्ल जो है ना, वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। क्या कर देता है, लाल कर देता है। क्षार जो है ना, वो क्या करता है, ये उसका उल्टा करता है। लाल लिटमस को क्या बनाएगा, ये बनाता है लाल लिटमस को कैसा दोस्तों, नीला। दो बातें क्लियर है। तीसरी बात क्या है कि लवण, इसमें लिटमस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब ये लिटमस की बात आपके पास बार बार आएगी, इसलिए मैं इसको बेसिक चीज़ के अंदर भी काम में ले लिया हूँ। और चीज़ें भी अपन पढ़ सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है, इसको रहने दो अभी ऐसा ही। और चीज अपन क्या पढ़ सकते हैं दोस्तों, कि जो अम्ल है ना, नीले को लाल कर देंगे, वो पढ़ लिया अपन ने। और कुछ पहचान है, अम्लों को जब आप किसके अंदर डालोगे, जल के अंदर, तो कैसे, क्या देंगे आपको, ये H+ आयन देंगे। क्या देंगे, इसको अपन डिटेल से पढ़ेंगे आगे। अगर क्षारक को या फिर क्षार को आप जल में डालोगे, किसके अंदर डालोगे, जल के अंदर, तो ये क्या देगा आपको, OH- आयन। इसको हाइड्रोजन आयन बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों अपन हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है, पढ़ लिया अपन ने अम्ल क्षार क्या होता है। आगे अपन बात करते हैं, एक टॉपिक आपको सुनने को मिलेगा, सूचक। अब दोस्तों, सूचक क्या होता है, सूचक का मतलब होता है इंडिकेटर। सूचक का मतलब क्या होता है, इंडिकेटर। अब इंडिकेटर यानी कि जो इंडिकेट करेगा, यानी कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो आपको बताएंगे कि ये अम्ल है या फिर ये क्या है, क्षार है। यानी कि जो इंडिकेट करेंगे अम्ल और क्षार के बारे में, जो आपको सूचना देंगे कि ये अम्ल है और ये क्या है, क्षार है। तो डेफिनेशन की अगर अपन बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या आ जाती है, ऐसे पदार्थ जो रंग में परिवर्तन करके, रंग या फिर आप गंध बोल सकते हो, दूसरे पदार्थों के साथ अम्लीय या क्षारकीय गुण दिखाते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, संसूचक या फिर इंडिकेटर कहते हैं। अब इंडिकेटर बहुत सारे होते हैं दोस्तों। एक होता है नेचुरल, जो प्रकृति से मिलता है हमें, उसको बोलते हैं प्राकृतिक, सिंथेटिक। वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक संसूचक कहलाते हैं, जैसे कि लिटमस, हल्दी, चाइना रोज, लाल गोभी। अब दोस्तों, लिटमस तो मैंने आपको बता दिया। हल्दी का आपने नाम सुना होगा, कई बार कपड़ों पर सब्जी का दाग लग जाता है, आप धुलाई करते हो, वह दाग कैसा हो जाता है, लाल रंग में कन्वर्ट हो जाता है। पीला दाग था, किस में कन्वर्ट हो गया, लाल में। यानी कि अच्छा, हल्दी भी क्या है, एक सूचक है। हल्दी के ऊपर आपने साबुन लगाया, और जो साबुन होता है ना दोस्तों, वो कौन सी प्रकृति का होता है, साबुन होता है क्षारीय प्रकृति का। कौन सी प्रकृति का, क्षारीय होता है। यानी कि आप क्षार के ऊपर हल्दी डाल देते हो तो हल्दी का रंग कैसा होता है, पीला।
और क्षार जो है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, लाल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये भी एक इंडिकेटर हो गया। लिटमस आपको मैंने बता दिया। अच्छा, लिटमस के बारे में आपको दो बातें और ध्यान रखनी है। यह थैलोफाइटा समूह से प्राप्त होता है। कौन से समूह से दोस्तों? थैलाफाइटा समूह से। और जिस पादप से प्राप्त होता है उस पादप का नाम क्या है? लाइकेन उस पादप का नाम है। लिटमस जो होता है ना, वो खुद ना तो अम्लीय होता है ना ही कैसा होता है, क्षारीय होता है। लेकिन यह अम्ल के अंदर ये नीला जो है वो लाल हो जाता है और क्षार के अंदर जो लाल लिटमस है वो कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। हल्दी भी एक प्रकार का सूचक है, पीले रंग का होता है। अम्ल के साथ हल्दी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि क्षार के साथ इसका रंग भूरा लाल हो जाता है। बता दिया मैंने आपको। अगला है आपके पास संश्लेषित सूचक, यानी कि जो हम बनाते हैं, जो लेबोरेटरी में तैयार होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, जो प्राकृतिक नहीं होते परंतु वे रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं। और इनका उपयोग भी किसमें करते हैं अपन? अम्ल क्षार की जांच में। एग्जाम्पल आपके पास है मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन आदि। ठीक है, आगे बात करें अपन किसके बारे में? गंधीय सूचक। कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं दोस्तों जो अम्ल और क्षारक के अंदर अपनी गंध बदल देते हैं। क्या बदल देते हैं? गंध। उसको अपन क्या कहते हैं? गंधीय सूचक। इसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके पास डाइल्यूशन। दोस्तों, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं अपन तनुकरण। क्या बोलते हैं? तनुकरण। दोस्तों, अम्ल या क्षार हो, अम्ल हो या फिर क्या हो आपके पास, क्षार हो, वो प्योर फॉर्म में कभी भी अपने गुण नहीं दिखाएगा। आपको एक लाइन ध्यान रखनी पड़ेगी स्पेशली, क्या कि अम्ल या फिर क्षार पूर्णतः शुद्ध होने पर अपने गुण नहीं दर्शाते, नहीं दर्शाते। यानी कि इनमें कुछ ना कुछ पानी मिलाओगे जब तक कि, या मैं ऐसे कहूं कि जब तक ये आयनों में विभक्त नहीं हो जाएंगे, विभक्त नहीं हो जाए, तब तक ये अपने गुण नहीं दर्शाते। कहने का मतलब ये है कि मैंने बताया कि अम्ल वो होते हैं जो H+ आयन देते हो, क्षारक वो होते हैं जो OH- आयन देते हैं। तो यानी कि इनसे H+ और OH- में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। जब ये H+ और OH- में कन्वर्ट होंगे तभी अपने गुण दर्शाएंगे। ठीक है, दूसरी बात, गुण क्या होते हैं? ये इनका जलीय विलयन जो है ना दोस्तों, धारा प्रवाह कर सकता है, लेकिन शुद्ध अम्ल कभी भी धारा प्रवाह नहीं करता है, क्योंकि धारा प्रवाह के लिए आपको क्या चाहिए? आयन चाहिए। ठीक है, आगे अपन बात करें इसी के बारे में। तो जब अपन तनुकरण करते हैं, मान लो इसके अंदर आपके पास एसिड भरा है। क्या भरा है? सांद्र अम्ल। सांद्र क्या है? अम्ल भरा है। अब दो कंसेप्ट है, या तो इसके अंदर ऊपर से आप क्या डालो? H2O। ठीक है, इधर से, या फिर आपके पास पहले से क्या रखा हो? जल रखा हो, और इसके अंदर ऊपर से आप क्या डालो? सांद्र अम्ल। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी विधि सही है अम्लों के तनुकरण के लिए, निम्न में से कौन सी विधि सही है? ऑप्शन नंबर 1, सांद्र अम्ल के अंदर जल डालेंगे, अम्ल हो या फिर क्षार हो, दोनों में सेम कंसेप्ट है। या फिर जल के अंदर सांद्र अम्ल को डालना, या फिर दोनों को एक साथ मिक्स कर देना, या फिर इनमें से कोई नहीं, जो भी ऑप्शन आएगा। इनमें सही कंसेप्ट क्या होता है दोस्तों? सही कंसेप्ट होता है ये वाला, हमेशा जल के अंदर हम क्या डालते हैं? अम्ल डालते हैं, ना कि अम्ल के अंदर जल। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? एक्चुअल में अम्ल या फिर कौन, क्षार, इनके अंदर जल का डालना, यह है कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी, यानी कि एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब इसमें हीट प्रोड्यूस होगी।
जब आप जल डालोगे तो हीट प्रोड्यूस होगी और ये हीट के साथ बबल्स के रूप में, बुलबुलों के रूप में कहाँ जाएंगे, बाहर जाएंगे। तो हो सकता है कि कुछ बुलबुले आपकी स्किन पे गिरे, आपकी स्किन को डैमेज कर दे, जला देवे। लेकिन अगर जल के अंदर आप अम्ल डालोगे तो उसमें क्या होगा दोस्तों, जैसे ही आप जल में क्या डालोगे, अम्ल, तो जो ऊष्मा बनेगी उस ऊष्मा को ये जल अपने अंदर क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा और बाहरी नुकसान से आप बच जाओगे। ठीक है, तो तनुकरण का सही कंसेप्ट ये होता है। अब बात करते हैं वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। मैंने ये कहा कि अम्ल हो या फिर क्षार हो, मैंने आपको ये बताया कि अम्ल जो है ये जल में क्या देगा, ये जल में देगा H+ आयन। कौन से आयन देगा, H+ आयन। और क्षार जो है वो जल में क्या देगा आपको, वो जल में देगा आपको कौन से आयन, OH- आयन। अब कंसेप्ट ये है दोस्तों कि H+ आयन या फिर OH- आयन, अगर ये H+ आयन या फिर OH- आयन ज़्यादा बन रहे हैं तो वो क्या है, वो है प्रबल अम्ल या फिर कौन, क्षार। अगर ये आयन कम बन रहे हैं तो वो क्या है, दुर्बल अम्ल या फिर क्षार। ठीक है, कहने का मतलब क्या है दोस्तों, सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो प्रबल अम्ल क्या होते हैं दोस्तों, प्रबल अम्ल वो होते हैं जो जल में पूर्णतः क्या हो जाते हैं, पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, किसमें, जल में। और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं वो आप समझ जाओगे, जो पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। ऐसे ही प्रबल क्षार क्या होते हैं, जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, और दुर्बल क्षार जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। या मैं ऐसे कहूं कि आपको ये पता है, आ गया ना प्रबलता का टॉपिक, तो प्रबल अम्ल क्या है, प्रबल अम्ल, ठीक है, और प्रबल क्षार क्या है। दुर्बल की बात मैं नहीं करूंगा, दुर्बल तो अपने आप समझ में आ जाएगा भाई, जो इसमें नहीं हो रहा वो दुर्बल के अंदर हो जाएगा। ये क्या होते हैं, जल में पूर्णतः आयनित हो जाएंगे। सेम कंसेप्ट प्रबल अम्ल के अंदर भी। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं आपके पास। चलो, अब दुर्बल और प्रबल की बात अपन कर रहे हैं, तो मैंने आपको ये कहा कि जो ज़्यादा H+ आयन देंगे वो प्रबल अम्ल होंगे, जो पूरी तरह से कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगे, अपने आयनों में टूट जाएंगे, वो प्रबल अम्ल होंगे। मैं कुछ अम्लों की बात करता हूँ, जैसे कि मेरे पास है HCl। इसको जैसे आप जल में डालोगे ना तो ये किस में टूटेगा, H+ + Cl- आयन में टूट गया। ठीक है, मान लो मैंने बोला H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल किंग ऑफ एसिड बोलते हैं, जल में डाला, क्या बना, 2H+ SO4 -2। तो ये देखो H2SO4 में आपके पास यह 2H+ थे और दोनों के 2H टूट गए, यहाँ एक ही H था, एक ही H ब्रेक हो गया, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि ये प्रबल अम्ल है। अब मैं एक बात करता हूँ एसिटिक एसिड की, CH3COOH, जब इसको आप वाटर में डिसॉल्व करवाओगे तो एक तो H+ बनेगा, एक बनेगा CH3COO-। तो दोस्तों इसमें देखो 3 और 1 4 हाइड्रोजन थे, लेकिन H+ आयन इसमें से केवल एक ही मिल रहा है, यानी कि ये कौन सा अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। ठीक है, ऐसे ही दुर्बल क्षार की अगर अपन बात करेंगे तो कंसेप्ट क्या होगा कि पूरे OH- नहीं टूटेंगे, टूटने के बाद कुछ OH- उसमें रह जाएंगे। ठीक है, अब अपन बात करेंगे किसकी, डाइल्यूशन हो गया। अच्छा, प्रबलता के अंदर एक चीज और रह रही है। ठीक है, कौन सी वाली चीज रह रही है मैं बताता हूं आपको, एक मिनट।
प्रबलता के अंदर आपके पास एक टॉपिक और मिलेगा जिसको अपन बोलेंगे पीएच स्केल। क्या बोलेंगे? पीएच स्केल। दोस्तों कोई अम्ल कितना प्रबल है या फिर कितना दुर्बल है, कोई क्षारक कितना प्रबल है। अच्छा एक बात और, अम्ल और क्षार और क्षारक में क्या अंतर है आपको ये भी तो पता होना चाहिए। स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था आपको, ठीक है। दोस्तों एक ध्यान देना, जल में घुलनशील क्षारक को अपन क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। टॉपिक का नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। अम्ल, क्षारक और लवण। क्षार को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? क्षार को बोलते हैं अपन बेस, और क्षार को अपन क्या बोलते हैं? एल्केली। ठीक है, क्या बोलते हैं? एल्केली। तो ये तो आपको ध्यान रखना है भाई, क्षारक क्या होता है, क्षार क्या होता है। जो जल में नहीं घुलता वो क्षारक होता है और H+ वाला आयन देगा, जो जल में घुलेगा वो क्या होगा? क्षार यानी कि एल्केली। अब अपन प्रबलता की बात करते हैं। प्रबलता दोस्तों नापने का एक पैमाना होता है जिसको अपन बोलते हैं क्या? पीएच स्केल। क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। दोस्तों इस पीएच स्केल की जो खोज करी थी उन वैज्ञानिक का नाम क्या था? उनका नाम था सोरेनसन। क्या नाम था उनका दोस्तों? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल बनाया। इसमें दोस्तों पी का मतलब क्या होता है? पी का मतलब होता है पोटेंज। ये ग्रीक वर्ड है, और पोटेंज का हिंदी मीन क्या होता है? पावर। क्या होता है? पावर। और पावर को हम क्या बोलते हैं? शक्ति। और H का मतलब क्या होता है? H+ आयन की सांद्रता। H+ आयन की क्या? सांद्रता। कहने का मतलब यह है कि पीएच स्केल वो है जो हमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के बारे में, उसकी पावर के बारे में, उसकी शक्ति के बारे में हमें ज्ञान कराता है। उसको अपन क्या कहते हैं? पीएच स्केल। अब दोस्तों पीएच स्केल में क्या होता है आपके पास? पीएच स्केल में क्या होता है दोस्तों, मैं सिंपल इस प्रकार से आपको समझाता हूं। पीएच स्केल में 0 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 तक की गिनती लिखी होगी। 7 से कम वाले जो होंगे ना दोस्तों, वो होते हैं आपके पास क्या? अम्ल। और 7 से ज़्यादा क्या होते हैं? क्षार। 7 से कम वाले क्या होते हैं? अम्ल। 7 से ज़्यादा, जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम है वो अम्ल, जिसकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है वो क्षार, जिसकी पीएच वैल्यू एग्जैक्ट क्षार है 7 है वो कैसा है? वो है आपका उदासीन यानी कि न्यूट्रल। 3 बातें क्लियर है। लेकिन अब हमने अम्ल भी 2 प्रकार के पढ़े हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। क्षार भी 2 प्रकार के पड़े हैं, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। तो प्रबल अम्ल कौन सा होगा? जिसकी पीएच वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी। दोस्तों 7 से जितनी कम पीएच वैल्यू होगी वो उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा। मैं एक लाइन बनाता हूं इस प्रकार से, 7 से जितनी कम पीएच वैल्यू होगी वो उतना ही ज्यादा क्या होगा? क्षारीय होगा। ठीक है, जिधर एरिया ज़्यादा है मेरे ट्रायंगल का उधर पीएच वैल्यू भी क्या होगी? कम, लेकिन वह ज़्यादा अम्लीय होगा।
इधर कैसे होंगे प्रबल अम्ल, इधर कैसे होंगे दुर्बल अम्ल। ऐसे ही दोस्तों 7 से जितनी ज़्यादा वैल्यू आएगी, 7 से जितनी क्या आएगी ज़्यादा वैल्यू आएगी, वह उतना ही ज़्यादा क्षारीय होगा, वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा क्षारीय। आपसे मैं कहूँ किसी पीएच की वैल्यू 2 है और किसी पीएच की वैल्यू 5 है, किसी पीएच की वैल्यू 2 है, किसी पीएच की वैल्यू कितनी है 5। ज़्यादा अम्लीय कौन सा होगा 2 वाला, कम अम्लीय कौन सा होगा 5 वाला। किसी क्षार की पीएच वैल्यू 8 है और किसी क्षार की पीएच वैल्यू 13 है। ज़्यादा क्षारीय कौन सा होगा 13 वाला। तो क्षारों में तो जो ज़्यादा होता है वही ज़्यादा होता है, अम्लों के अंदर जिसका मान कम होगा वह उतना ही ज़्यादा प्रबल होगा। अब बात करेंगे दोस्तों अगले टॉपिक की, जिसका नाम है एसिड रेन। एसिड रेन दोस्तों हमारे इंसानों की या जीवित प्राणी जो होते हैं उनकी बॉडी जो है ना एक फिक्स पीएच रेंज के अंदर काम करती है, और वो फिक्स पीएच रेंज कितनी होती है 5 लगभग 7 की पीएच से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तक हम इजीली सरवाइव कर सकते हैं। हमारी बॉडी के, हमारे शरीर के सभी अंग सही प्रकार से कार्य करते हैं, चाहे वो फसल हो। फसल भी अच्छी फसल कहाँ होगी जहाँ मिट्टी कैसी होगी उदासीन। अगर मिट्टी अम्लीय है तो फिर आपको यूरिया खाद वगैरह यानी कि क्षारीय पदार्थ उसके अंदर मिलाना पड़ेगा। तो 7 पीएच से अगर, अच्छा एसिड रेन का मतलब क्या है दोस्तों, वायुमंडल में आप एक टॉपिक पढ़ोगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो आप वहाँ पर ये पढ़ोगे कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, क्या होते हैं मेटेलिक ऑक्साइड, ये कैसे होते हैं, ये होते हैं क्षारीय। और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं ना, वो कैसे होते हैं अम्लीय। अब वायुमंडल में धूल धुआं जो है ना, वो उसमें क्या क्या होता है, उसमें होता है CO2, उसमें होता है NO2, उसमें होता है SO2, ऐसी गैसें होती है। ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है सारे के सारे, और सारे के सारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कौन सी प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं दोस्तों। यानी कि जब वायुमंडल में इन गैसों की मात्रा बढ़ेगी तो वायुमंडल में अम्लता बढ़ेगी, अम्लता बढ़ेगी तो पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी कम होगी। भाई जनरली पीएच वैल्यू एटमॉस्फेयर की भी लगभग 7 होनी चाहिए, लेकिन गैसें बढ़ रही है, कौन सी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बढ़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब बढ़ रहे हैं। तो क्या हो रहा है, तो आपके पास पीएच वैल्यू कम हो रही है, यानी कि अम्लता बढ़ रही है। और जब अम्लता कम होते होते बढ़ते बढ़ते इसकी पीएच रेंज लगभग 5.6 या इससे कम हो जाए, 5.6 या इससे क्या हो जाए कम हो जाए, तो उस वर्षा को अपन क्या बोलते हैं एसिड रेन, या फिर आप क्या कहोगे उसको अम्ल वर्षा। और ये जो एसिड रेन, आप उस वर्षा के जल के अंदर ये गैसें घुलेगी, उसकी अम्लता को बढ़ाएगी, पीएच वैल्यू को 7 से कम करेगी लगभग 5.6 के आसपास, तो उसको अपन क्या बोलेंगे अम्ल वर्षा। और ये अम्ल वर्षा सजीवों के साथ साथ निर्जीवों के लिए भी कैसी है हार्मफुल है, नुकसानदायक है। कैसे, अगर ये हमारे शरीर पे गिरेगी, अम्ल गिरेगा तो आप जानते हो स्किन की डिजीज बढ़ेगी, पेड़ पौधों पे गिरेगी तो उनके पत्तों को नुकसान पहुंचाएगी, फसल को, उनके फलों को नुकसान पहुंचाएगी। इमारतों पे गिरेगी बिल्डिंग्स के ऊपर तो बिल्डिंग्स को भी डैमेज करेगी, उनकी बाहरी परत को खराब करेगी। हमारा जो ताजमहल है वो पहले प्योर वाइट था, धीरे धीरे उसमें पीलापन बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ पर क्या बढ़ रही है अम्लीय वर्षा बढ़ रही है। इसी वजह से ताजमहल के आसपास के कुछ क्षेत्र में दोस्तों क्या कर रखा है, आसपास के कुछ क्षेत्र में ये जो गाड़ियाँ हैं उनको वर्जित कर दिया चलाना वहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा आपके पास एक और नाम मिलेगा एसिडिटी। क्या मिलेगा नाम एसिडिटी, यानी कि एसिडिटी को और क्या बोलते हो आप, एसिडिटी बोल दो। आपको ये पता दोस्तों हमारा पेट का जो अमाशय है, अमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है, HCl अम्ल स्रावित होता है। कौन सा अम्ल, HCl। ये कैसा अम्ल है, प्रबल अम्ल है। कैसा अम्ल है, आप कहोगे सर अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे हो कि एक फिक्स pH 7 के अंदर काम करता है, तो ये तो अम्ल हमारी बॉडी के अंदर ही बन रहा है तो नुकसान तो बॉडी को होगा, लेकिन
आपके अमाशय की जो आंतरिक परत है, कौन सी परत है, जो आंतरिक परत है वो किसकी बनी है बताओ, वो बनी है म्यूकस की। म्यूकस की एक लेयर होती है और वो लेयर इस अम्ल से आपके अमाशय की रक्षा करती है, और ये अम्ल हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, भोजन के पाचन के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, अब आप जब उल्टा सीधा शादी वगैरह में जाते हो तो उल्टा सीधा बहुत कुछ खा लेते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, आपके शरीर को अम्ल की मात्रा बढ़ानी पड़ती है, ज़्यादा बनाना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा खाना खा लिया, उल्टा सीधा खाना खा लिया, डाइजेशन चाहिए आपको, तो उस केस में HCl की मात्रा बढ़ेगी, और जब HCl की मात्रा बढ़ेगी तो आपको खट्टी डकारें आएगी, है ना, तो उस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, एसिडिटी। ठीक है, इससे बचने के लिए आपको क्या करना होगा बताओ, पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ रही है, आगे अपन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। एक नाम सुनेंगे आप लोग, उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब भी कोई अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है बताओ, लवण, और साथ में क्या बनाता है, जल, और इसको अपन क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो आपको अम्ल को कम करने के लिए क्या मिलाना पड़ेगा उसके अंदर, क्षार, यानी कि आपको बाहर से कुछ खाना पड़ेगा, और बाहर से क्या खाना पड़ेगा आपको, जो इनो वगैरह के पैकेट्स होते हैं, यानी कि अपन बोल सकते हैं प्रति अम्ल, क्या बोलते हैं, प्रति अम्ल खाने पड़ेंगे। ठीक है, एक अच्छा प्रति अम्ल कौन सा होता है मैं आपको बताता हूं, MgOH का होल ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसको क्या बोलेंगे अपन दोस्तों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसका एक और नाम है जिसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, जिसको अपन बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, ये एक अच्छा प्रति अम्ल होता है जो आपकी बॉडी में अम्लता को कम करता है, इनो वगैरह के अंदर ये पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ ही लेना है। ठीक है, अगला टॉपिक है दोस्तों टूथ डिके, जिसको अपन क्या बोलेंगे, दंत क्षय, दंत क्षय। अब टूथ डिके या फिर दंत क्षय क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है दोस्तों, आप के माउथ की पीएच, आप जब खाना खाते हो तो ब्रश वगैरह करते हैं, मान लो कई बार आप ब्रश नहीं करते हो तो भोजन के कुछ कण आपके दांतों के बीच में फंसे रहते हैं, और उस फंसे हुए भोजन को जब लंबे समय तक दांतों में फंसा रहेगा तो वहाँ बैक्टीरिया बनेंगे, और बैक्टीरिया क्या बढ़ाएंगे, अम्ल की मात्रा बढ़ाएंगे। और अगर अम्ल की मात्रा बढ़ते बढ़ते उसकी पीएच वैल्यू जो है ना वो कितने से कम हो जाएगी, 5.5 या इससे कम, 5.5 या इससे क्या हो जाएगी, कम। तो उस केस में क्या होगा, आपके दांतों की जो ऊपरी परत है, जो ऊपरी परत है वो हटने लग जाएगी, और उसको अपन क्या कहेंगे, दंत क्षय या फिर टूथ डिके। ठीक है, अच्छा, ये जो आपकी दांतों की ऊपरी परत है, दांत की कौन सी परत, ऊपरी परत, ये किसकी बनी होती है, ये दोस्तों बनी होती है कैल्शियम फॉस्फेट की, कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। और ये जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है ये हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। क्या होता है, सबसे कठोर पदार्थ होता है। ठीक है, तो अगर ये झड़ने लग गई तो उसको अपन क्या कहेंगे, दंत क्षय। इसलिए हमको क्या करनी पड़ती है, टूथ ब्रश करनी पड़ती है। और टूथ ब्रश के अंदर क्या होता है आपके पास दोस्तों, क्षार मिले होते हैं। क्या मिले होते हैं, क्षार मिले होते हैं। दोस्तों अगला जो टॉपिक है नेटल का। नेटल एक शाकीय पादप होता है। कैसा पादप होता है, ये एक शाकीय पादप होता है। और ये शाकीय पादप कहाँ पाया जाता है, ये जंगलों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, मान लो ये कोई शाकीय पादप है, कौन सा, नेटल वाला। दोस्तों इसके पास में छोटे छोटे और कुछ पादप होते हैं। ठीक है, और अक्सर इस
नेटल के पास में जो छोटे पौधे होते हैं उनको अपन किस नाम से जानते हैं? डॉग के पौधे। किसके पौधे? और इस नेटल की जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे बालनुमा संरचनाएं होती हैं जिसको अपन डंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डंक। और इसके डंक में होता है कौन सा अम्ल? मेथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है दोस्तों? मेथेनोइक अम्ल होता है। ये जो मेथेनोइक अम्ल होता है ना दोस्तों, अगर आप इनके संपर्क में आओगे तो आपको ये अम्ल चुभेगा, बॉडी में अम्ल जाएगा, डैमेज करेगा, आपको जलन का अनुभव होगा। सेम यही अम्ल कहाँ होता है दोस्तों? चींटी के डंक में होता है, मधुमक्खी के डंक में भी होता है। और इससे बचाव के लिए प्रकृति इसके पास कौन सा पौधा विकसित करती है? डॉग का। और इसकी जो पत्तियां होती है उसमें कौन से गुण होते हैं? उनमें होते हैं क्षारीय गुण। कौन से गुण होते हैं दोस्तों? तो जैसे ही आपको ये पौधा चुभेगा आप तुरंत इसके पास में छोटा पौधा ढूंढोगे। किसका पौधा? डॉग का पौधा। पत्ती तोड़ोगे, रगड़ोगे, वहां पे आपको राहत महसूस होगी, क्योंकि अम्ल और क्षार क्या बनाते हैं? लवण और जल। दोस्तों अगला टॉपिक है आपके पास, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अपन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड एंड बेसिस है ना, सॉल्ट की तो जरूरत भी नहीं है अपन को। तो दोस्तों केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे? सबसे पहले अपन किसको भिड़ाएं बताओ? एसिड और बेस को आपस में भिड़ा ले, इजी रिएक्शन है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली रिएक्शन क्या है आपके पास? एसिड प्लस बेस, यानी कि अम्ल प्लस क्षारक क्या बनाएंगे? सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट प्लस क्या बनाएंगे? वाटर। एग्जाम्पल लेके बात करते हैं अपन। मान लो अम्ल के लिए मैंने HCl ले लिया, क्षार के लिए मैंने क्या ले लिया? NaOH ले लिया। Na के साथ ये Cl क्या बना देगा? एक प्रकार का सॉल्ट जिसको अपन बोलेंगे क्या? NaCl। और ये OH और वो वाला H क्या बनाएगा दोस्तों? वाटर। अब ये जो सॉल्ट बन रहा है इसमें ना तो अम्लीय गुण है ना ही क्षारीय गुण है, लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों, सभी अम्ल सभी क्षारों से उतनी रिएक्शन नहीं करते जितनी करनी चाहिए। अगर आप प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार लोगे तो रिएक्शन में आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो अम्लीय मिलेगा। यानी कि अगर कहीं पर प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार मिला रहे हो तो आपको जो उत्पाद मिलेगा वो उदासीन मिलेगा। कैसा मिलेगा? उदासीन। अगर आपके पास प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार मिला रहे हो तो आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो जो प्रबल है वो गुण दिखाएगा, यानी कि अम्लीय प्रकृति का होगा। अगर आप दुर्बल अम्ल प्लस क्या प्रबल क्षार मिला रहे हो तो प्रोडक्ट कैसा होगा? क्षारीय प्रकृति का। इसको इतना डीप में नहीं लेना आपको, आपको बेसिक ध्यान रखना है कि अम्ल क्षार क्या बनाएंगे? लवण और जल। ठीक है, और इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं ये भी ध्यान रखना। इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? उदासीनीकरण, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आगे बात करते हैं दूसरी रिएक्शन की दोस्तों, जिसको अपन क्या बोलते हैं? एसिड प्लस मेटल। दूसरी रिएक्शन है, एसिड के साथ क्या मिला रहे हो आप? कोई मेटल मिला रहे हो तो क्या मिलेगा आपको बताओ? आपको मिलेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, मान लो मैं HCl ले लिया हूं प्लस मान लो मैंने Na ले लिया तो क्या बना देगा? NaCl तो सॉल्ट बना देगा, प्लस ये H जो है ना ये क्या बना देगा? हाइड्रोजन गैस। आप कहोगे साहब इधर एक H था उधर 2 H थे। केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तो बैलेंस करना सीखेंगे। वैसे इसमें क्या होता है? 2 HCl होते हैं, 2 Na होते हैं, 2 NaCl बनते हैं और H2 बनता है। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन है? एसिड प्लस मेटल की। अगली रिएक्शन है, अच्छा इस रिएक्शन से पहले एक बात और पढ़ो आप लोग। इसमें क्या होता है दोस्तों? ये जो रिएक्शन है इसमें क्या होता है? सभी मेटल्स यहां से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाती, तो आपको एक नाम और पढ़ना पड़ेगा जिसको अपन क्या बोलेंगे? जिसको अपन बोलेंगे
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? आगे पढ़ लो इसको अगले पेज में। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों, आपको क्या देखना है कि जो डिस्प्लेसमेंट या फिर विस्थापन अभिक्रिया है उसमें क्या होगा दोस्तों, उसमें अक्सर ऐसे होता है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स है, जो ज़्यादा क्रियाशील धातुएं हैं, वो कम क्रियाशील धातु को तो हटा सकती है, लेकिन कम वाली ज़्यादा वाली को नहीं हटा पाएगी। कैसे? अच्छा, एक इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? सक्रियता श्रेणी। क्या पढ़ना पड़ेगा? सक्रियता श्रेणी, रिएक्टिविटी सीरीज। इस सीरीज में अपन पढ़ते हैं कौन सी मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सी मेटल्स कम रिएक्टिव है। तो मेटल्स की सीरीज है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। जो शुरू के अंदर मेटल्स है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, जो बाद में मेटल्स है वो कम रिएक्टिव है। इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। तो जो मेटल पहले आएगी वो बाद वाली मेटल को आसानी से क्या कर देगी? डिस्प्लेस कर देगी, यानी कि हटा देगी। कैसे? जैसे मान लो मैंने लिया HCl, अभी एग्जाम्पल लिया था, प्लस Na लिया था। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है दोस्तों? अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को हटा देती है। क्या कर देती है? हटा देती है। एग्जाम्पल लेते हैं अपन, मान लो आपके पास HCl है, प्लस में आप क्या ले रहे हो? Na ले रहे हो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर से इस H को ये Na हटा पाएगा या फिर नहीं हटा पाएगा। हटाएगा तो क्यों? अब आपको ये देखना है कि हाइड्रोजन और Na, इनमें ज़्यादा रिएक्टिव कौन? देखो Na शुरू में आ रहा है, हाइड्रोजन बाद में आ रहा है, यानी कि Na जो है ना वो ज़्यादा रिएक्टिव है, इजीली इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटा लेगा और क्या बना देगा आपके पास? NaCl प्लस में क्या? हाइड्रोजन। और एग्जाम्पल ले लें अगर अपन, जैसे कि मैंने कहा Zn प्लस CuSO4। अब आपको ये पता होना चाहिए कि क्या ये Zn इस कॉपर को यहाँ से हटा देगा। तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? सक्रियता श्रेणी। बताओ कॉपर पहले आ रहा है कि जिंक पहले आ रहा है? जिंक आ रहा है आपके पास यहाँ पे और कॉपर आ रहा है आपका यहाँ पे, यानी कि जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर जो है वो क्या है? कम रिएक्टिव है। तो इजीली कॉपर को हटा देगा और क्या बना देगा? ZnSO4 प्लस Cu। मान लो इसकी जगह ऐसे लिखा होता Cu प्लस ZnSO4, तो यहाँ पे क्या आता? नो रिएक्शन। रीज़न क्या होता? कि कॉपर जो है ना वो कम क्रियाशील है, किससे? जिंक से, इसलिए जिंक को ये कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है। अगली जो रिएक्शन है दोस्तों वो कौन सी है आपके पास? अगली जो रिएक्शन है दोस्तों वो है बेस प्लस मेटल। दोस्तों एक्चुअल में जितनी मेटल्स है ना वो सारे बेस से रिएक्शन तो नहीं करती हैं, लेकिन कुछ मेटल्स जो है वो बेस से रिएक्शन कर लेती हैं। बेस प्लस मेटल क्या बनाती है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल लेते हैं अपन किसका? जिंक और NaOH का। NaOH प्लस क्या ले लिया? Zn। क्या बनाएगा बताओ दोस्तों? ये बनाएगा Na2 ZnO2 प्लस कौन सी गैस? हाइड्रोजन। इसको बोलते हैं अपन क्या है दोस्तों? इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट, ठीक है। तो अक्सर इसमें से क्वेश्चन में से पूछता नहीं है, पूछता तो ये इसी रिएक्शन में से क्वेश्चन पूछेगा।
अगला प्रश्न है, सॉरी और कुछ रिएक्शन बच रही है अपने पास। एक और रिएक्शन है दोस्तों, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड। एसिड प्लस क्या? मेटल ऑक्साइड। तो दोस्तों एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड क्या बनाते हैं? मान लो मैंने HCl ले लिया प्लस, अगर मेटल होती तो बनता आपके पास क्या? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, लेकिन ऑक्साइड है यानी कि O भी आएगा तो क्या बन जाएगा आपके पास? वाटर बनेगा। मान लो आपने ZNO ले लिया, ठीक है, तो क्या बनेगा? या सिंपल लो Na2O। तो सोडियम क्लोरीन के साथ क्या बनाएगा? 2NaCl, और साथ में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या बना देंगे बताओ? H2O बना देंगे। ठीक है, सिंपल सी कहानी है कि एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड क्या बनाते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, और दो रिएक्शन और है जो भी आपको पढ़ाई देते हैं। ठीक है, मेटल ऑक्साइड हो गया, ये वाला हो गया, फिर सॉल्ट फैमिली बच जाएगा, उसको अलग से कवर अप करना पड़ेगा आपको, 2 ही पेज का बचेगा। तो दोस्तों जो मेटल ऑक्साइड, अच्छा एक और रिएक्शन है आपके पास, नहीं सिरे से कर लेते हैं उसको, है ना। आपके पास क्या मिलेगा आपको? एसिड प्लस मेटल सोडियम कार्बोनेट। ये थोड़ी सी अलग है, और एक मिलेगा आपके पास क्या? एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो एसिड प्लस मेटल का सोडियम कार्बोनेट जो होता है ना, वो क्या बनाता है? सॉल्ट बनाएगा। ये दोनों सेम प्रोडक्ट बनाएंगे, HCl थोड़ी बनाएगा यार। हाँ, ये बनाएगा आपके पास NaCl प्लस H2O प्लस में CO2, और ये भी क्या बनाएगा आपके पास? NaCl प्लस H2O प्लस CO2। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? मान लो मैंने लिखा कि HCl प्लस, यहाँ HCl लिख लो आप, ठीक है, और यहाँ भी क्या लिख लो आप? एसिड की जगह HCl। ये स्पेशल रिएक्शन है ना, तो प्लस Na2CO3 करोगे ना आप, तो आपके पास क्या बनेगा? ये बनेगा। और अगर आप HCl प्लस NaHCO3, ये NaHCO3 फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, आपके पास प्रोडक्ट ये बनेगा। ठीक है, तो ये था एसिड बेस्ड सॉल्ट का चैप्टर। अब इस चैप्टर में अपने पास एक छोटी सी चीज़ और रह गई है, और वो क्या रह गई है? वो चीज़ है अपनी कि कुछ केमिकल कंपाउंड जो अपनी एवरीडे लाइफ में काम आते हैं, उसको अलग से मुझे आधा घंटा चाहिए, अभी समय कम है। गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।